मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। लास्ट टाइम मैंने आपको एमओटी थ्योरी और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन सिखाया था ना? यस सर। बेटा, तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, बीओ कैलकुलेशन। और आई सजेस्टेड यू कि बॉन्ड ऑर्डर कभी भी करना है, डायएटॉमिक स्पीसीज है तो आपने करना है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, एमओटी से। और अगर पॉली एटॉमिक स्पीसीज है तो देन आपने करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, रेजोनेंस से सोल्व करना है आपने जब भी आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन आ जाए। इसके बाद बेटा हमारे पास पॉइंट आता है कि कोई भी अगर मोलिक्यूल है, सपोज वो आपका कोवलेंट मोलिक्यूल है, कोवलेंट मोलिक्यूल किया आपने तो उसमें पोलैरिटी करनी होती है। पोलैरिटी इन ए कोवलेंट मोलिक्यूल, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट आ गया अब। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डाइपोल मोमेंट, सपोज हमें डाइपोल मोमेंट एक बॉन्ड का निकालना है। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी हमारे पास ए और बी के बीच सपोज कोवलेंट बॉन्ड है, और बी सपोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, ए सपोज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बी की तरफ ज्यादा खिसके रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को ये पार्शियली अपनी तरफ जब खींचेगा तो हम ऐसे करके दिखा देंगे एक सिंबल। ये सिंबल कह रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिसक रहे हैं, इसलिए इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, तो ये जो बॉन्ड मोमेंट होता है वो आप कैसे लिखोगे? डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट सपोज एक बॉन्ड का निकालना है तो कोई भी चार्ज ले लो आप, किसी भी एक साइड पर चार्ज, वो इक्वल होंगे दोनों साइड चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर एटम, किसी भी एक एटम पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ले लो, तो आपका डायपोल आ जाएगा। तो म्यू का फार्मूला आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। एक बॉन्ड का मोमेंट हमको निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और ऐसे मोलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर। जैसे एग्जांपल एच सी एल, तो एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, तो ये पोलर मोलिक्यूल हो गया। तो इस मोलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर। इसका डायपोल मोमेंट कुछ आएगा, ये पोलर मोलिक्यूल हो गया। इस बॉन्ड का वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्यू इंटू डी से। तो यूनिट देखें बेटा, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हुई? यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इक्वल टू, जो चार्ज का यूनिट है लगाओ, चार्ज होता है कूलाम, डिस्टेंस हो सकती है मीटर में, तो कूलाम मीटर। छोटा यूनिट लेना है तो कूलाम की जगह ईएसयू लेते हो, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और मीटर को सेंटीमीटर में लिख सकते हो। तो ये भी हो सकता है डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलाम मीटर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकता है, या आजकल हम यूज करते हैं डिबई। इसका यूनिट जो है डिबई, डी से लिखते हैं हम डिबई। और 1 डिबई इज इक्वल टू, कैलकुलेशन मस्ट है आपका, 1 डिबई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। 1 डिबई इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी वो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो आप किसी भी बॉन्ड का जो है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, डिबई यूनिट में निकाल सकते हो, या कूलाम मीटर या ESU सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट कर सकते हो।
कैलकुलेशन करना है और इससे हमें एप्लीकेशन क्या है, हमें क्या हेल्प मिलती है डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो हमें ये पता लगता है कि कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको बेटा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फार्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट जो भी आपका है वो आपका एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट एज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड into 100 परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल को म्यू एक्सपेरिमेंटल बोलोगे तो फार्मूला आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल, ये जनरली गिवन होता है, म्यू थियोरेटिकल इंटू 100 लिख सकते हैं। म्यू एक्सपेरिमेंटल इंटू 100 म्यू थियोरेटिकल। म्यू एक्सपेरिमेंटल जनरली गिवन होता है और म्यू जो थियोरेटिकल है वो आप Q इंटू डी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके करते हो तो 100% आयनिक का मतलब पूरा चार्ज चला जाता है, तो आप जनरली इसको होता तो Q ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको याद कराया था, बता सकते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा ESU में, स्पेशली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ESU में। तो थियोरेटिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा कितना होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, कुछ बोला करो क्लास में पढ़ते टाइम। 11th 12th वाले देखो बहुत इंटरेक्शन करते हैं, आप तो 11th 12th करके आए हो, आपकी तो क्यूरी ज्यादा होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, QE का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताओगे ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। आवाज आ रही है बेटा मेरी? 4.8 into 10 की पावर -9। कितना? 4.8। यस बेटा, वेरी गुड। 4 पॉइंट। बाकी भी बच्चे बोलो, पढ़ने आए हो बेटा, सुनने थोड़ी आए हो, भजन थोड़ी सुनने आए हो, सिर्फ इंटरेक्शन किया करो। सीखना चाहते हो, डॉक्टर बनना है या बस टाइम पास करना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 माइनस कितना लिखूं, 4.8 10 ESU। 10। और जो डिस्टेंस दोगे वो सेंटीमीटर में देनी है आपको, तो 4.8 इंटू 10 और डी जो है वो सेंटीमीटर में रख देना। तो आपके लिए हिंट क्या है, जब भी आपको निकालना हो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल, डिबई में यूज करना। म्यू थियोरेटिकल भी डिबई में ही लाना है, लेकिन आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, 4.8 इंटू 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू डी, जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में लेना है, इंटू 100। बाद में डिबई में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और कोवलेंट कैरेक्टर निकालना हो तो 100 में से माइनस कर देना। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए ये फार्मूला लगाओगे जो हमने लिखा है, और परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर करोगे, परसेंटेज ऑफ, अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर निकालना है साथ में तो 100 माइनस जो ऊपर निकाला हुआ है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कर देना। तो हर तरह का प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लम देखो, सपोज मैंने आपको प्रॉब्लम दिया,
डाइपोल मोमेंट of AB molecule is 0.24 dBi. Dipole moment of AB molecule is 0.24 dBi. Internuclear distance of AB molecule is 1 angstrom. Calculate the percentage of ionic and covalent character in AB molecule. डायपोल मोमेंट दे दिया आपको ए बी मोलिक्यूल का 0.24 डिवाई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए बी मोलिक्यूल दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम, और कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए बी मोलिक्यूल। ए बी मोलिक्यूल में आपने ये परसेंटेज कैरेक्टर निकालना है। तो देखो हमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो हमें ये पता है ए बी मोलिक्यूल है, अगर ए बी मोलिक्यूल 100% आयनिक होता तो ए का अपना इलेक्ट्रॉन भी बी के पास चला जाता और पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाता, क्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन का, इधर पॉजिटिव आ जाता इधर नेगेटिव आ जाता, तो पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाता। लेकिन एक्चुअल में वो कह रहा है ऐसा है नहीं, है कितना कि पार्शियल चार्ज गया है, इधर जो है पार्शियल चार्ज गया है, तो पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव इधर गया है, पार्शियल पॉजिटिव इधर गया है, और उसके लिए हमने कह रहा है कि म्यू, इसका मतलब जो गिवन है म्यू वो आपको एक्सपेरिमेंटल गिवन है वो दे दिया उसने, म्यू एक्सपेरिमेंटल हो गया 0.24 डिवाई। और अगर ये कंप्लीटली होता तो इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज लिखते ही आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे मैंने बताया 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU आ जाता। चलो छोड़ो, ये तो आपके नॉलेज के लिए सारी बातें दे दी मैंने। अब हमें तो पॉइंट ये निकालना है कि रेडीमेड मामला जैसा कुछ चाहिए होता बच्चों को, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है आपको। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए डायरेक्ट निकालो, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू डिस्टेंस लेनी है लेकिन सेंटीमीटर में, इंटू 100 कर दो। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल बेटा आपको गिवन है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए म्यू एक्सपेरिमेंटल दे दिया 0.24 डिवाई, ये भी गिवन है आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू डी। डी आपको देखो दे रखा है 1 एंगस्ट्रोम, तो 1 एंगस्ट्रोम का मतलब होता है, डी दे रखा है 1 एंगस्ट्रोम, तो 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस में दोनों के बीच, एटम के बीच की रख दूंगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू 100। अब मुझे ये भी पता है कि 10⁻⁻10 ESU इंटू करूंगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो इसका सॉल्यूशन करूंगा तो ये तो हो जाएगा 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और इतना जो होता है वो 1 डिवाई के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट कर देता हूं फिर मैं, 0.24 डिवाई 4.8 और इतना जो किया 10⁻⁻10 और 10⁻⁻8 वो 1 डिवाई के इक्वल है, 1 डिवाई इंटू 100। डिवाई से डिवाई कैंसिल हो गया, ऊपर वाली कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया और एक 10 और लग गया, ये चला गया, तो 24 2 जा 48 2 5, तो 5% हमारा आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया कि इसका मतलब जो हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल था उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ गया 5%। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ लेता तो 100 में से माइनस कर देते 95%। तो इस टाइप से हम जो है एक बॉन्ड का, अगर कोई हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल है देन वी कैन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट बॉन्ड।
तो एक बार रिपीट कर दो बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड का क्या फार्मूला होता है? डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होगा? रिप्लाई करो बेटा। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड, एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, क्या आएगा? म्यू डी। Q इंटू डी। क्यू डी, डाइपोल मोमेंट एक बॉन्ड का निकालो, Q क्या होता है? इतना बुलाना पड़ता है यार तुम लोगों को, मजा नहीं आता। Sir, magnitude of either charge. मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑन आइदर पोल, किसी भी एक, चाहे पॉजिटिव एटम वाला या नेगेटिव एटम वाले पे चार्ज। डी क्या चीज है यहाँ पर? Internuclear distance. दो एटम के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो ली जाती है उसमें। तो अब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालोगे तो क्या फार्मूला आएगा? म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। म्यू एक्सपेरिमेंटल कहाँ होता है और म्यू थ्योरेटिकल कितना लिखते हो? म्यू एक्सपेरिमेंटल बेटा गिवन होता है प्रॉब्लम में। म्यू एक्सपेरिमेंटल अगर डाइपोल वर्ड लिखा हुआ है और डेटा दे रखा है तो इसका मतलब वो डेटा आपका एक्सपेरिमेंटल वाला ही है, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल कैसे निकालते हो? Sir, Q into D करके। लेकिन क्यू कितना लोगे? 4.10 के पावर जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों ले रहे हो बेटा? क्या रीजन है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने एक फार्मूले में एक बात और लिखवाई थी, म्यू थ्योरेटिकल के साथ साथ एक वर्ड लिखवाया था। क्या लिखवाया था वो देखो, म्यू थ्योरेटिकल के साथ Assuming 100% ionic bond. हाँ, ये वाली बात कि जो आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो 100% आयनिक तो तभी हो सकता है जब एक इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज ले लें। तो फार्मूले के अंदर हमने इसलिए जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना होता है। ये देखो फार्मूला। तो इस फार्मूले में आप क्या लिखते हो कि थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट एज्यूमिंग 100% आयनिक, एज्यूमिंग 100% आयनिक मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो जहां भी म्यू थ्योरेटिकल लोगे वहां क्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे, पूरे एक इलेक्ट्रॉन का क्यू मतलब चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप म्यू थ्योरेटिकल यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट ये वाली चीज यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज दूसरा प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको, convert the value of 1 dBi into कूलाम मीटर यूनिट। कूलाम मीटर यूनिट की एक डिबई में कितने कूलाम मीटर होते हैं? तो देखो सॉल्यूशन फिर, 1 डिबई इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिबई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होता है। अब जो 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम, 1 कूलाम होता है 1 कूलाम कितना होता है? So 3 into 10 power minus नहीं, वेरी गुड बेटा, 3 into 10 9 ESU। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत पुराना पूछ रहा हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वही आप लोगों से टाइम टू टाइम पूछता रहता हूँ। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10⁻9 ESU होता है। तो इसका मतलब 1 ESU कितना आ जाएगा बेटा? 1 ESU 1/3 into 10⁻9 कूलाम। 1 ESU इज इक्वल टू इतने कूलाम आ गए। दूसरी बात हम करते हैं सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर निकालो, देखो बेटा सेंटीमीटर, क्योंकि अभी कैलकुलेशन तो आई ही नहीं है। अभी कैलकुलेशन जो जब थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम आएंगे तब पता लगेगा असली कैलकुलेशन क्या है। तो क्योंकि अभी कुछ बच्चे जो हैं अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आगे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर डॉक्टर बनना है। नहीं बनना है तो मर्जी है भाई, जितना मैं बुला बुला के पूछता हूँ। देखो अब
अगर सारे टीचर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुलाने से भी नहीं बोल पा रहे आप, तो उसमें क्या है कि फिर आपसे ज्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी क्लास देखना आप 12th वालों की, 11th वालों की, बहुत इंटरेक्शन करते हैं वो, एक एक चीज जो है वो क्लियर करना चाहते हैं वो, तो बोले बगैर तो बेटा कुछ भी नहीं होगा। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं देखो, 1 सेंटीमीटर, तो आपने ये पढ़ा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो वन Yes, सेंटीमीटर sir. इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे अब अपने, 1 dB इज इक्वल टू 10⁻⁻18, ESU इज इक्वल टू रख दूंगा मैं 1/3 × 10⁻9 कूलाम, सेंटीमीटर की जगह में रख दूंगा 1 सेंटीमीटर है 1/100 मीटर। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं बेटा, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 dB इज इक्वल टू, ये देखो 1/3 अलग करो, 9, 10, 11, 10⁻18 पहले था और 10⁻11 और पहुंचा दिया ऊपर -1 में, कूलाम मीटर। और कंपटीशन का यही तो क्वेश्चन आएगा भाई, स्कूलिंग थोड़ी है सीधा सीधा पूछेगा आपसे कि जो आपने पढ़ा वही बताओ, वो रिलेट करके पूछेगा, कैलकुलेशंस पूछेगा। 10⁻, ये पूछा आपका तो ये आ गया देखो -29 कूलाम मीटर। तो 1 dB इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/3 10/10, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे याद करना आसान हो जाएगा। तो 10 ऊपर चला गया 30, 10 में आ गया 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 कूलाम मीटर इज इक्वल टू, तो ये आंसर देना है आपने, 1 dB इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, वेक्टर आगे और चलेंगे तो वेक्टर भी आ जाएंगे। अब सपोज एक बॉन्ड लिया आपने, एक बॉन्ड में ये निकाल दिया, अब हमें मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो नेक्स्ट हेडिंग, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमें पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है तो जितने बॉन्ड है उनका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर कैलकुलेशन से निकालेंगे। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल is calculated by vector calculation of bond moment of bond present in molecule। तो जितना भी बॉन्ड अवेलेबल है उन सब बॉन्ड मोमेंट का हम वेक्टर कैलकुलेशन करके और उसमें बॉन्ड बनाते हैं। सपोज एज एग्जांपल मेरे पास एक केस है, सपोज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन है, फ्लैट मॉलिक्यूल होता है बेंजीन, एक रिंग होता है, ये बेंजीन है। बेंजीन में एक Cl यहां लगा हुआ है, एक Cl यहां लगा होता है, तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर मैं देखूंगा तो बॉन्ड मोमेंट एक इस CCl बॉन्ड का आ जाएगा और एक इस CCl बॉन्ड का आ जाएगा। अब दो बॉन्ड आ गए, तो वेक्टर की तरह अगर कैलकुलेशन करूंगा तो नेट रिजल्ट जो मिलेगा वो इन दोनों का मुझे यहां मिलेगा नेट रिजल्ट। तो नेट रिजल्ट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो वेक्टर वाली कैलकुलेशन करूंगा मैं ऐसे करूंगा, ये बॉन्ड सेंटर पॉइंट पे सपोज यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। अब ये एंगल मुझे पता लगना चाहिए कि मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी, एंगल 60 और ये आपका एंगल आ गया 60 डिग्री का। यहां चलूंगा तो 180 डिग्री, यहां चलूंगा तो 120 डिग्री, यहां 180 डिग्री। तो अब मेरे पास दो वेक्टर हैं, दोनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, सपोज ये म्यू है, ये म्यू है, तो वेक्टर वाली कैलकुलेशन लगाओ। म्यू आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या म्यू आर इज इक्वल टू,
अगर दोनों बॉन्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 cos थीटा। cos 60. मोर अब रिजल्टेंट निकालो आप, म्यू आर निकालोगे तो म्यू पहले का भी म्यू है म्यू का स्क्वायर, दूसरा भी म्यू है म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू म्यू बिल्कुल एक जैसे बॉन्ड है cos 60 की वैल्यू बताओ बेटा, क्या वैल्यू आएगी cos 60 की? 1/2. 1 बाई √2. 1/2. 1/2. 1/2 होता है। तो ये अगर वैल्यू रख देंगे हम तो पूरा कैलकुलेशन करो, देखो म्यू कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, म्यू स्क्वायर, तो आपके पास म्यू रिजल्टेंट आ गया। तो म्यू रिजल्टेंट आ गया म्यू का स्क्वायर, और ये कितना है आपका cos 1/2 म्यू का स्क्वायर आ गया। टोटल कितना हो गया आपके पास? √3 म्यू स्क्वायर। तो 1 1 1 तो 3 म्यू का स्क्वायर, तो सोल्व करोगे तो √3 म्यू आ जाएगा। तो √3 म्यू आ गया ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। अब ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है, अब मैं देखो इसका निकालता हूं। सपोज मैं आपको बोल दूं कि इसका निकालो आप, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब है कि एक आपका Cl सपोज यहां आया और एक Cl यहां आ जाएगा, तो ये एंगल देखो आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 और 60 120 डिग्री का। अब 1 डिग्री का सोल्व करोगे तो अब देखो म्यू आर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, म्यू 1 का स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 180 तो कितना वैल्यू आ जाएगा cos 180 का वैल्यू? नहीं 120 है ना, अभी 120 है cos 120 का वैल्यू रखो बेटा। तो इस -1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो म्यू कैलकुलेट करो, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कोस का है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, म्यू स्क्वायर कैंसिल, तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर, तो म्यू रह जाएगा सिर्फ 1 म्यू। ऊपर वाले का √3 का मतलब 1.732 म्यू आया था, इसका आ गया म्यू। और इसी टाइप से अगर मैं आपका ले लेता हूं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अगर मुझे लेना है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो बेटा डाइक्लोरोबेंजीन पैरा अगर यूज करोगे तो Cl तो सेंटर पॉइंट पे बनाओगे तो 180 डिग्री एंगल आ गया। अब कितनी वैल्यू आएगी, म्यू निकालो, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 cos 180 की वैल्यू बताओ बेटा। -1. -1, तो कुछ ये वैल्यू आपको याद रखनी है, -1/2 cos 180 की -1, तो ये सोल्व कर लो तो आपका आ जाएगा म्यू, तो वेक्टर कैलकुलेशन चल रहा है आपका, म्यू आर इज इक्वल टू अगर निकालोगे आप तो म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू का स्क्वायर, कोस का वैल्यू कितना बताया आपने -1, तो इसका अंदर नेट रिजल्ट 0 आ गया आपका। तो मैंने ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन ले लिया, 3 क्लोरोबेंजीन लिए। हाँ एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, अगर इसकी बजाय मैं ले लेता हूं एक सिर्फ क्लोरोबेंजीन है तो सिर्फ यही बॉन्ड है एक, इसका वैल्यू म्यू आ जाएगा। तो अब आपके पास मैंने 4 स्पीसीज रख दी, मैंने आपका 4 स्पीसीज रखा, मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये है एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन फर्स्ट नंबर, दूसरा मैंने रखा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा रखा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन,
और फोर्थ रखा सिर्फ क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कितना आया था बेटा? √3 3 म्यू। म्यू। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का कितना आया था? म्यू। म्यू पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का कितना आया था? 0। 0। और क्लोरोबेंजीन का वापस कितना आया था? देखो क्लोरोबेंजीन म्यू। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों का म्यू आया है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अगर मैं देखूं तो सबसे कम किसका हुआ? पैरा वाले का। उससे ज्यादा किसका हुआ? 2 और 4 दोनों का इक्वल। और सबसे ज्यादा हुआ ऑर्थो का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट आ गया, पोलैरिटी आ गई। तो कैलकुलेशन बेस है, वेक्टर है, कैलकुलेशन है, तो उससे आप पोलैरिटी बताओगे मॉलिक्यूल में कितनी आ गई है। तो जनरली मैं कह सकता हूं कि देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, इफ ये बेंजीन है, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है एक्स और एक्स जिनके वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हो ऑर्थो सबसे ज्यादा। मैं ये जो एक्स यहां नहीं लगा के मैं कह देता हूं आपको, मैं आपको ऐसे लिख देता हूं कि भाई ये आपका यहां कहीं कर दिया मैंने एक्स। एक्स मतलब ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। और लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है सेंटर पॉइंट से दूर जा रही है। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर हमेशा क्या होगा? ऑर्थो सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा होगा और फिर पैरा होगा। ऐसे केसेस में अगर आपका कोई केसेस मैंने ऐसा दे दिया जिसमें दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, जैसे एक्स और ये सपोज कोई वाई, और एक्स जो है बाहर की साइड लग रहा है सेंटर पॉइंट से और वाई अंदर सेंटर पॉइंट की तरफ लग रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग जा रही है, एक सेंटर से बाहर एक सेंटर से अंदर। तो यहां रिजल्टेंट का जब निकालोगे तो फार्मूला बदल जाएगा आपका। यहां फार्मूला लगेगा V1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर माइनस 2 1 μ2 cos थीटा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो आंसर बिल्कुल अपोजिट आ जाएंगे। जैसे आप करोगे NO2 और ले लिया NH2, तो दोनों का जो डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो ऐसे केसेस में ऑर्थो से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा पैरा। तो इस तरफ डाइपोल मोमेंट जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पैरा जीरो नहीं होगा। इस तरफ करोगे तो यहाँ इस तरफ डाइपोल मोमेंट राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ऑर्थो सबसे मैक्सिमम होगा, यहाँ ऑर्थो मैक्सिमम और यहाँ पर पैरा मैक्सिमम। तो ये सारा वेक्टर कैलकुलेशन पर बेस्ड है कि आपको डिसाइड करना है क्या वैल्यूज आएंगी कि डाइपोल मोमेंट किसके कम है किसके ज्यादा है। नोट, कुछ इंपोर्टेंट नोट देखो। नंबर 1, अगर आपके पास हैलोजन हो तो नंबर ऑफ हैलोजन अगर इंक्रीज होता जाएगा तो डाइपोल मोमेंट कम होते जाएंगे। थोड़ा नीचे कर दीजिए। डाइपोल मोमेंट हैलोजन होगा तो डाइपोल मोमेंट आपके कम होते चले जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर डायरेक्शन सेम है तो ऑर्थो सबसे ज्यादा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर आपका पैरा सबसे ज्यादा आएगा। हो गया सर। फिर आप देखो कि सपोज आपके नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रहे हैं, या एक्स में कह रहा हूं हैलोजन, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी आपको। अगर हैलोजन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा, क्योंकि कैंसिलेशन ज्यादा करेंगे। हैलोजन मेक कैंसिलेशन ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, CHCl3, ऐसी ये कर लेते ना, CH3Cl, फिर एक एग्जांपल दे दिया CH2Cl2, फिर मैंने एग्जांपल दे दिया CHCl3, फिर एग्जांपल दे दिया CCl4। अब देखो इधर से इधर जाओगे तो आपका डायपोल मोमेंट जो मॉलिक्यूल का वो डाउन होता जाएगा, नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होते जाएंगे, म्यू आपका डिक्रीज होता जाएगा, का मैक्सिमम होगा म्यू।
मैक्सिमम, और इसका 0 होगा, CCl4 का 0 होगा। तो ऐसे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम मिलेंगे और ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, तो याद कर लेने हैं, क्योंकि अदरवाइज शेप से रिलेटेड है, फिर कैलकुलेशन हर किसी में बनाओगे तो टाइम टेकिंग भी है और कैलकुलेशन में दिक्कत भी आती है कुछ बच्चों को, हर एक एंगल को चेक करना फिर उस तरीके से। दूसरा ये कि सपोज अगर आपके पास ये वाला एग्जांपल है CH3F, काफी पॉपुलर एग्जांपल है ये, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इसमें जनरली क्या होता है कि जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीज होती है तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि चार्ज ज्यादा बढ़ता है। बट ये ध्यान रखना है, बट म्यू ऑफ CF बॉन्ड इज लेस देन म्यू ऑफ CCl बॉन्ड। तो C और Cl बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ज्यादा फर्क है नहीं। तो म्यू जो होता है सिर्फ Q पे डिपेंड नहीं करता, Q इंटू डी पे डिपेंड करता है। तो Q और D जो आ जाता है वो जो Q इंटू डी जो है आपका ऑफ CCl बॉन्ड का, क्योंकि Cl का साइज बड़ा है तो D बड़ा हो जाएगा, चार्ज भी काफी है, ये ग्रेटर देन आ जाता है Q इंटू डी ऑफ CF। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना है। इसलिए वैसे तो देखें तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। बट ये एक्सेप्शनल है, ये इधर जाएगा तो ये ऑर्डर आएगा। तो जब भी आप करो तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा आएगा, फिर CH3Br का, और फिर CH3I का आएगा। तो इस टाइप से कुछ ये ऑर्गेनिक के इंपोर्टेंट एग्जांपल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं डायपोल मोमेंट में। अब जनरल आपको अगर देखना हो इनऑर्गेनिक में, जनरल आपको इनऑर्गेनिक में देखना हो तो इनऑर्गेनिक में इस टाइप से आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पोलर और नॉन पोलर, और एक करेंगे प्लेनर। दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। प्लेनर इज द डिफरेंट थिंग, पोलर इज द डिफरेंट थिंग। पोलर जो है वो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब है जब भी डायपोल मोमेंट 0 आ जाए किसी का तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर। लेकिन म्यू नॉट 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। तो डायपोल मोमेंट से पोलर और नॉन पोलर देखना है, देन आप डायपोल मोमेंट से देखोगे। डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा तो पोलरिटी नहीं है, वो नॉन पोलर है, और डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा तो वो पोलर है। तो कैसे देखते हैं, कुछ मैं ट्रिक्स और कुछ स्ट्रक्चर से सिखाता हूं चीजें आपको। देखो पहली चीज ये देखो आप, इफ सेंट्रल एटम does not contain lone pair, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं हो, एंड अटैच्ड विद आइडेंटिकल साइड एटम, और उसके साइड में जितने भी एटम हो वो सब सेम हो। मतलब इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स निकालना बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए। इफ सेंट्रल एटम डजंट कंटेन लोन पेयर and attached with identical side atom, then whole molecule is always non-polar। नेट जो उसका व्यू होगा वो ऑलवेज 0 होगा, नॉन पोलर, इवन दैट कंटेन पोलर बॉन्ड।
अगर आपके पास ये पहचान है, अगर आपके पास सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम डजंट कंटेन लोन पेयर एंड अटैच्ड विद आइडेंटिकल, ये भी चीज देखनी है, साइड एटम, देन आपको हमेशा याद रखना है कि वो मॉलिक्यूल आपका जो होगा वो नॉन पोलर होगा और उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। कोई भी एग्जांपल ऐसा ले लो, जैसे CH4 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, तो सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। CH4 में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, डायपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे आपके पास CCl4 है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम है तो 0 होगा। इवन आपके पास BF3 एंगल है, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है, कोई भी आ जाए इनमें से, सबका डायपोल मोमेंट 0 होगा बेटा। बोरोन BF3, BCl3, BBr3, BI3, क्योंकि बोरोन के पास कोई सेंट्रल एटम पे होना चाहिए, देखो लिखा है मैंने, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे चेक करना है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम है, जैसे BCl3 में सारे क्लोरीन है, तो ऑलवेज डायपोल मोमेंट आपका 0 आएगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे SF6 है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, PCl5 है, IF7 है, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल किए हैं वो सारों का सारा नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, इन सब का नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा और ये सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। इन सब मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोलोगे, आप उसको प्रूव भी कर सकते हो। नॉन पोलर कैसे होंगे, जैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं एक आधे एग्जांपल का। एक्सप्लेनेशन, सपोज BF3 है, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, करने का तरीका ये रहेगा आपका, बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, साइड एटम 3/2, 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन आया sp2 और 3 के 3 फ्लोरीन बॉन्ड है, तो एक रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी BF F और ये F, एक रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। अब इसमें आप क्या है कि एक एक बॉन्ड का मोमेंट निकालोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, बट आप पूरे मॉलिक्यूल का, होल मॉलिक्यूल का वेक्टर निकालो। सपोज ये एंगल है आपका 120 डिग्री, सपोज ये BF बॉन्ड है, इस BF बॉन्ड का वेक्टर निकाला आपने, आया म्यू, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू, और ये 120 डिग्री पर अभी कैलकुलेट किया था हमने, उसका भी म्यू आएगा। तो इसका मतलब BF3 बॉन्ड में ये बॉन्ड का वेक्टर इधर, तो 180 डिग्री पर अगर मैं चेक करूं तो सेंटर पॉइंट पे इधर जो म्यू आ रहा है और इस पॉइंट पे जो म्यू आ रहा है, ये दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक जैसे बॉन्ड है, ये भी म्यू आएगा, ये भी म्यू आएगा, μ1 μ2 और μ1 इक्वल टू μ2, तो नेट म्यू आर इज इक्वल टू हो गया 0, कैंसिल आउट कर दिया उसने। तो कोई भी सेंट्रल एटम पर, किसी भी सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर नहीं है और साइड एटम आइडेंटिकल है, देन आपका वो मॉलिक्यूल पोलर आएगा। तो इसका मतलब इफ, दूसरा पॉइंट देखो, इफ सेंट्रल एटम does not contain lone pair but attached with different atom, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन अटैच्ड हो रही है, वो डिफरेंट एटम से अटैच हो रही है, देन वो क्या हो सकती है, देन मे बी पोलर या जनरली पोलर। जनरली पोलर, पोलर मतलब डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा उसका, नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें साइड एटम नहीं है, तो जनरली है, नॉट ऑलवेज, इसमें ये ध्यान रखना है, जनरली है। तो जनरली देखो आप, अगर मैं ये एग्जांपल देता हूं, एज एग्जांपल मैं कह देता हूं क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल तो CHCl3 है, तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर में तो ये आएगा CH Cl Cl Cl, तो एटम एक जैसे है नहीं तो कैंसिल आउट कैसे होगा। यहां पर क्लोरीन और कार्बन में इनका वेक्टर निकालूंगा तो देखो इस बॉन्ड का हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन की ज्यादा होती है, तो इसका वेक्टर इधर लग रहा है, और इन क्लोरीन वाले वेक्टर भी इधर ही जा रहे हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो इन तीनों का वेक्टर इधर ही जा रहा है। तो कुछ ना कुछ वेक्टर कैंसिल आउट इधर और इधर कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल आउट सारा नहीं होगा।
तो आपका अगर इसकी बजाय देखो CCl4 होता तो ये Cl ये Cl ये Cl ये Cl, तो इन दोनों का वेक्टर इधर लग करके, और ये भी Cl होता ये भी Cl होता, इन दोनों का इधर करके कैंसिल आउट कर देता, म्यू 0 आ जाता। लेकिन इस केस में म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म जो है वो आपका पोलर मोलिक्यूल है, उसमें पोलरिटी है, डायपोल मोमेंट आएगा, ये आपका पोलर मोलिक्यूल है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो पोलर मोलिक्यूल है। बट मैं अगर एग्जांपल आपको दे दूं ये PCl3F2, तो मैंने देखो PCl3F2 बताया था कि क्लोरीन को पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो, PCl3। अब एटम तो आइडेंटिकल नहीं है लेकिन शेप तो ये है PCl3F2। अब PCl3F2 है, तो अब देखो आप, अगर आप इतने हिस्से को कंसिडर करते सिर्फ, तो डायपोल मोमेंट देखना वो एक मैथमेटिक है, जिसकी मैथमेटिक्स क्लियर है उसको क्लियर हो जाएगा। तो इधर का बॉन्ड और इन दोनों Cl का रिजल्टेंट इधर का, ये कैंसिल आउट कर देंगे। फिर देखो ऊपर वाला बॉन्ड 180 डिग्री पर है ये, तो फ्लोरीन का बॉन्ड और इधर वाला कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल देखो इवन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है और साइड एटम सारे सेम नहीं है, इसलिए मैंने ऑलवेज नहीं लिखा था, मैंने जनरली लिखा था, जनरली अटैच्ड विद डिफरेंट एटम देन पोलर। देखो ये पोलर हो गया, सारे साइड एटम सेम नहीं थे तो। लेकिन यहां पर देखो इधर फ्लोरीन है इधर क्लोरीन है, फिर भी नेट डायपोल मोमेंट आपका 0 आ गया, नॉन पोलर हो गया। अगर इसकी बजाय मैं ये दे देता PCl2F3, अब PCl2F3 होता तो फास्फोरस पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लार्ज एटम रखते तो 2Cl आ जाते इधर, और एक फ्लोरीन रखना पड़ता। अब ये F है ये F है, तब अब क्या होता कि दोनों एटम सेम नहीं है, देखो ये Cl है ये F है, तो इधर वाला जो बॉन्ड मोमेंट होगा इधर वाले को कैंसिल आउट नहीं करेगा, ये μ1 होगा तो ये μ2 होगा, और μ1 नॉट इक्वल टू μ2। यहां तो सेम था, ये μ1 था और ये μ2 था, तो यहां पर तो μ1 इज इक्वल टू μ2 था। तो ये वाला जो मोलिक्यूल है देखो कितना फर्क आ गया। एग्जामिनर ये सारी चीजें थोड़ी बना के देगा, वो तो आपसे पूछेगा कि आपको आता है कुछ नहीं आता है, वो तो ये लिख के देगा आपको PCl3F2 या PCl2F3, बताओ कौन सा पोलर है कौन सा नॉन मोलिकुलर है, नॉन पोलर है। देन आप देखोगे PCl3F2 आपका आ गया नॉन पोलर, बट PCl2F3 आ गया आपका म्यू नॉट इक्वल टू, तो नेट म्यू जो होगा वो नॉट 0, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो PCl2F3 पोलर, बट PCl3F2 नॉन पोलर, तो कोई रटने का तो काम ही नहीं है ना, कैलकुलेशन है और शेप है, मतलब केमिस्ट्री भी आनी चाहिए मैथ भी आना चाहिए। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का शेप क्या है, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो दोनों चीजें होना जरूरी है डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, पोलर मॉलिक्यूल निकालने के लिए। बहुत प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को, तो स्कूल लेवल पर तो बस 2-4 एग्जांपल रट के छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स तो लगाते ही नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए जरूरी है बेटा दोनों चीजें। आई एम सेइंग अगेन कि बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड एट इक्वली परसेंटेज, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ भी चाहिए वेक्टर निकालने के लिए और केमिस्ट्री में शेप भी आना चाहिए आपको। अब अगर हम आते हैं तीसरा पॉइंट कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होंगे, देन क्या करेंगे। इफ सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर, देन generally molecules are polar। अब देखो फिर मैं जनरली बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं कह रहा। जैसे एग्जांपल, वाटर मोलिक्यूल इज ए पोलर मोलिक्यूल, देखो कैसे, वाटर मोलिक्यूल इज ए पोलर मोलिक्यूल। वाटर कैसे पोलर है, अब आपको केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स लगाओ। बोलो बेटा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग H2O का शेप कैसा होता है। अब बार बार हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूं H2O का कैसा शेप आएगा, क्या शेप बैंड होता है, बैंड शेप होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है उसके बीच, देखो 105। ये एंगल होता है ना उसके बीच, कितने डिग्री का एंगल होता है 104.5
5 डिग्री। ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर आ गया। हमेशा लोन पेयर का जो मोमेंट होगा, लोन पेयर मोमेंट वो हमेशा सेंट्रल एटम से अपोजिट साइड होगा। तो इन दोनों लोन पेयर का मोमेंट निकालूंगा, वो इधर जाएगा। ये आपका लोन पेयर मोमेंट आ रहा है। और बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों का निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, सेंट्रल एटम से। इस बॉन्ड का मोमेंट, इस बॉन्ड का मोमेंट का वेक्टर ये आ गया, नेट इधर जाएगा। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स वाई इसका म्यू जो आएगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। म्यू जीरो नहीं होगा, दैट्स वाई ये जो मॉलिक्यूल होगा आपका हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो पोलर सोलवेंट होता है। दोनों वेक्टर सेम साइड जा रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल इवन हाईली पोलर सोलवेंट। तो वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड में जो होती है, मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। बेंट शेप है, मॉलिक्यूल आपका पोलर है। इवन आपका जो इनका कैलकुलेशन करते हो म्यू एच और एच है, तो आप ये कहते हो एक एक बॉन्ड की कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि देखो आप नेट करोगे तो यहां आप सेंटर पॉइंट पे जब नेट लगाओगे तो ये ऐसे नेट लगेगा, ये नेट मोमेंट आएगा ऐसे। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। तो जो एंगल है वो थीटा इधर, थीटा इधर, थीटा बाई टू इधर आ जाएगा, थीटा बाई टू इधर आ जाएगा। तो इधर जो 104.5 डिग्री है उसका हाफ एंगल हो जाएगा ये। तो ये अगर आप निकालना चाहते हो और ये निकालना चाहते हो, या तो वो म्यू1 म्यू2 स्क्वायर वाला लगाओ, अदरवाइज आप टू, अगर आपके पास ये म्यू है, एक साइड वाला म्यू, म्यू इस बॉन्ड का है मान लो क्यू डी कॉस, ये जो आपका थीटा बाई टू आ गया ये वाला क्यू डी, ये एंगल ले लिया आपने, सेंटर पॉइंट से ये एंगल आ गया अब इसका, ये निकाल लिया, इधर से ये निकाल लिया। तो आप टोटल म्यू जो है ये भी तो उतना ही आएगा, तो टोटल म्यू ये भी लिख सकते हो टू, जो आपका क्यू डी कॉस थीटा बाई टू, वो डिपेंड करेगा। और या फिर वो एंगल पूरा वो म्यू आर वाला फार्मूला, म्यू वन का स्क्वायर म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, इसमें थीटा पूरा एंगल लगेगा, जो बीच में एंगल आएगा अंडर रूट निकालोगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा आपका। तो आपने क्या ध्यान रखना है, बॉन्ड कैसे देना। अगर वो कह दे कि डायरेक्ट मैंने बॉन्ड बता ही दिया, एक बॉन्ड का मोमेंट इतना है और दूसरे बॉन्ड का मोमेंट इतना है, तो फिर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। तो वाटर मॉलिक्यूल में कैलकुलेशन निकालना है तो म्यू वाला ऊपर फार्मूला दे दिया है, बट आपको ऐसे निकालना हो H2O, तो आपने ये पोलरिटी आपने बतानी है। जैसे ऐसा एग्जांपल देखो, अमोनिया, आप बताओ अमोनिया पोलर है या नॉन पोलर है। अमोनिया मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूं, अमोनिया मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। while, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, while NF3 molecule is approx non-polar molecule. Ammonia molecule is polar molecule and NF3 molecule is approx non-polar molecule. देखो कैसे, शेप बनाओ। अमोनिया मोलिक्यूल है ये लोन पेयर। लोन पेयर का मोमेंट हमेशा लोन पेयर से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इन तीनों का नेट जो रहेगा वो नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। तो सारे मोमेंट एक ही साइड जा रहे हैं, इसका मतलब इसका म्यू नेट जो है कभी भी जीरो नहीं आएगा, नॉट जीरो। इसलिए अमोनिया मोलिक्यूल जो आपका है वो पोलर मोलिक्यूल है। बट अगर आप दूसरा वाला एग्जांपल लो, NF3 मोलिक्यूल, NF3 मोलिक्यूल में नाइट्रोजन का
ओके, कि नाइट्रोजन से जो होगा हमेशा अपोजिट साइड में जाएगा वेक्टर। लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इनका नेट जो आएगा वो बैक अपोजिट साइड आएगा। देखो दोनों अपोजिट साइड हो गए, ये अप्रोक्सीमेट Q1, ये अप्रोक्सीमेट Q2, और अप्रोक्स जो है ये दोनों बराबर हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट मिला है कि जो नेट μ2 मिलता है डायपोल मोमेंट बॉन्ड का और लोन पेयर का मोमेंट अप्रोक्स बराबर है, तो नेट जो आता है बिल्कुल जीरो तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स जीरो है। तो हम ये कहते हैं कि इट इज अप्रोक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखो। NF3 इज अप्रोक्स नॉन पोलर मोलिक्यूल। अब अप्रोक्स नॉन पोलर मोलिक्यूल क्यों है, रीजन दोगे? बिकॉज मोमेंट ऑफ लोन पेयर is cancelled out moment of lone pair is cancelled out by moment of bond pair। तो मोमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, तो इस टाइप से आपने ध्यान रखना है। एक बार रिपीट करो, वाटर मॉलिक्यूल कैसा है बताओ? पोलर है नॉन पोलर है? हाईली पोलर। हाईली पोलर है। अमोनिया पोलर है नॉन पोलर है? सर पोलर है। वाटर और अमोनिया में ज्यादा पोलर कौन होगा? water, वाटर ज्यादा होगा। आपने वर्ड ही यूज कर दिया हाईली पोलर, और वैसे भी देखो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। NF3 पोलर है नॉन पोलर है? approx, सर not नॉन पोलर। अप्रोक्स नॉन पोलर है। अदरवाइज अगर हमारे पास और कोई भी केस होता है तो हम शेप से डिसाइड करते हैं। तो नेट क्या लिख सकते हैं हम, नोट या नॉलेज क्लाउड, जब भी हमें पोलरिटी चेक करनी होती है, डाइपोल मोमेंट चेक करना होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम शेप्स ऑफ मोलिक्यूल। तो एटलीस्ट अगर वैसे नहीं पता लगे आपको तो एटलीस्ट जितने मैं आपको एग्जांपल शेयर करूं आपके साथ इस टॉपिक में, वो सारे एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। जैसे सपोज मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है XeF4 दे दिया मुझे, XeF4। तो सबसे पहले बेटा मैं इसकी शेप बनाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब बोलो, हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा जीनोन का? 8 8 + 4 by बाई 2 कितना हो गया? 6। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया? 2. sp3d2। लेकिन आपको बॉन्ड 4 ही बनाने हैं, तो सेंट्रल एटम पे बॉन्ड फ्लोरीन 4 आ जाएंगे, तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे Yes. एट सेंट्रल एटम। अब आपने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो लोन पेयर जो है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करने पर जो लोन पेयर होता है वो स्पेशली कौन सी पोजीशन पे रखते हो बेटा sp3d2 में? स्पेशली ऑक्यूपाई एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे रखना चाहिए हमें रिपल्सन कम करने के लिए। तो XE एक्सियल ये होती है ऊपर नीचे वाली, सबसे पहले लोन पेयर यहां रखो, बाकी फ्लोरीन रख दो। F F फ्लोरीन रख दिया। अब आप देखो, अब आपको सेंट्रल एटम पर निकालना है भाई, वेक्टर चेक करना है। देखो ये एंगल 180 डिग्री का और बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया देखो, और ये भी 180 डिग्री का इधर वाला, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 180 डिग्री वाले कैंसिल हो गए, बिकॉज एंगल 180 डिग्री है इसलिए कैंसिल हो रहे हैं। जब बिल्कुल एक लाइन में अपोजिट एंगल होते हैं तभी कैंसिल होते हैं। तो नेट जो म्यू आ गया वो 0 आ गया, तो मॉलिक्यूल निकला है आपका नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आ गया आपका नॉन पोलर। इसकी बजाय देखो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, सिस ब्यूटीन
एंड ट्रांस ब्यूटीन दे दिया, और ब्यूट भी 2इन दे दिया, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये एग्जांपल दे दिया। सिस ब्यूटीन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, मतलब 180 डिग्री पर नहीं है। ये फॉर्म है आपकी सिस। और ये वाली फॉर्म जो आपकी C डबल बॉन्ड C, दोनों CH3 ग्रुप आपके 180 डिग्री पर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांस। अब सिस और ट्रांस में देखो कि अब जो सिंगल बॉन्ड कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बेटा। डबल बॉन्ड कार्बन में S कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो डायपोल मोमेंट तो डबल बॉन्डेड कार्बन का सिंगल से ज्यादा होगा। तो सपोज ये सेंटर पॉइंट है आपका, सोचने का तरीका देखो, और मैं कैसे सोचता हूं ये देखो, ध्यान दो इस बात पर। ये सेंटर पॉइंट है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन पर वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये सेंटर पॉइंट पे आएगा, और इधर वाला भी इधर आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में भी देखो, सेंटर पॉइंट पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इधर से इधर आएगा, और ये 180 डिग्री पर ऐसे आएगा। जहां भी 180 डिग्री पर एक जैसे बॉन्ड आगे वहां तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्रांस में देखो सभी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ट्रांस जो फॉर्म है उसका म्यू नेट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन पोलर है। लेकिन सिस जो है इसका डायपोल मोमेंट देखोगे कैंसिल आउट नहीं होगा, बिकॉज ये CH3 का इधर आ रहा है तो म्यू 1 हो गया ये, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड अलग होगा और कार्बन और CH3 का अलग होगा, तो म्यू 2 आएगा। ये तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो सिस में म्यू जो आएगा आपका वो कुछ ना कुछ आएगा, नॉट 0। इसका मतलब ये आपका पोलर मोलिक्यूल। लेकिन अब ये रट्टा नहीं लगा देना कि भाई जितनी भी सिस एल्कीन होती हैं वो पोलर होती हैं और ट्रांस नॉन पोलर होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इस केस में आप ये लिख सकते हो कि इट मीन्स cis but 2ene is polar while trans but 2ene is नॉन पोलर। अब दो बातें होती हैं बेटा, जिसमें पोलरिटी होती है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल पोलर होगा प्लस माइनस बनेंगे उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो ये भी लिख सकते हो सिस ब्यूट 2ene हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, while trans but 2ene has less boiling point। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं पोलरिटी पर। जितनी पोलरिटी ज्यादा होती जाएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन उनका ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा होता है वो आपके सिस के अंदर आता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो सिमेट्री पर डिपेंड करती है। तो सिमेट्री में देखोगे यहां जो मॉलिक्यूल है CH3 ग्रुप, दो बड़े ग्रुप पास में हैं, और यहां दो CH3 ग्रुप दूर हैं, तो बताओ स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? जिसमें दो बड़े ग्रुप पास में होंगे वो टकराएंगे, अनस्टेबल करेंगे, जिसमें दो बड़े ग्रुप दूर दूर होंगे वो नहीं टकराएंगे, रिपल्सन कम होगा। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? सिस ब्यूट 2ene स्टेबिलिटी जो होगी वो आपकी उल्टा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ये लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है? ड्यू टू क्लोज टू लार्ज एल्काइल ग्रुप। इसके कंपैरिजन में ट्रांस में दूर है, 180 डिग्री पर है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है? ड्यू टू फार टू लार्ज एल्काइल ग्रुप। तो जिसमें लेस स्टेबल होता है
जिसमें लेस स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी से मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होते हैं। जिसमें मोर स्टेबल है तो एल्कीन के सिस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसका मतलब पोलरिटी से बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, स्टेबिलिटी से। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी पोलरिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे देखो। तो सिस एल्कीन का क्या क्या ज्यादा आएगा और क्या कम होगा, देखो सिस एल्कीन में क्या ज्यादा और क्या कम बताओगे? बॉइलिंग पॉइंट और पोलरिटी सिस में ज्यादा होगी, लेकिन स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस में ज्यादा आएगा, ट्रांस एल्कीन में। एक पॉइंट और कि कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ट्रांस एल्कीन ऑलवेज नॉन पोलर नहीं होगी, नॉट। ट्रांस एल्कीन्स आर नॉट ऑलवेज नॉन पोलर, ऑलवेज नॉन पोलर नहीं हो सकती। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, सी डबल बॉन्ड CH3 C2H5। ये एल्कीन कैसी है बेटा जो मैंने लिखी है? सिस है या ट्रांस है? ट्रांस है। ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन है, क्योंकि CH3 ग्रुप और C2H5 ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पर दूर जा रहे हैं। अब पॉइंट देखो, यहां पर जो यहां सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन से डबल बॉन्ड की साइड आएगा ये, लेकिन ये ग्रुप जो है मिथाइल है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जो सपोज μ1 निकला, लेकिन यहां पर देखो ये भी C2H5 से सेंटर पॉइंट पे जाएगा, लेकिन यहां पर कौन सा ग्रुप है देखो आपका? ट्रांस जरूर है, लेकिन बेटा यहाँ ट्रांस है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है, ग्रुप एक जैसे नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ और आएगा μ2। तो 180 डिग्री पर जरूर है, बट μ1 और μ2 इक्वल नहीं है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू है तो नेट जो म्यू आएगा वो जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता। इवन ट्रांस एल्कीन है ये एल्कीन तो आपकी ट्रांस है, लेकिन नेट जीरो है, तो इसका मतलब ट्रांस एल्कीन है लेकिन साथ में पोलर है। तो ऐसे नहीं रटना कि जितनी भी ट्रांस एल्कीन है वो सारी नॉन पोलर होती हैं, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल, मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रक्चर पर, हर किसी चीज के स्ट्रक्चर पर डिसाइड करेगा कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। और वो करेंगे बॉन्ड, बॉन्ड 180 पर ध्यान रखना, अगर एक जैसे बॉन्ड 180 पर है तो नो डाउट आप सीधा आंसर दे देना नो, नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल, और एग्जांपल देखो, अदर एग्जांपल, इतने भी एग्जाम्पल पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सपोज मैं आपको बेटा एग्जाम्पल दे दूं ये वाला, ये बताओ मॉलिक्यूल पोलर आएगा या नॉन पोलर आएगा? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर आएगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर क्यों आया? बिकॉज इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट है आपका, इस सेंटर पॉइंट में जो ये Cl बॉन्ड है ये डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, और ये सेंटर पॉइंट का जो मोमेंट है इधर जा रहा है, और ये एंगल पूरा का पूरा 180 डिग्री बन रहा है। अगर ये 180 डिग्री एंगल बनेगा तो 180 डिग्री एंगल बनने का मतलब है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल एक जैसे बॉन्ड है, μ1 और ये आ रहा है μ2, μ1 इज इक्वल टू μ2 आ रहा है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो नेट म्यू जो आ गया वो आपका जीरो आ गया। नेट म्यू जीरो का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है, पोलर नहीं है। अब इसकी बजाय मैं आपका एग्जांपल रख रहा हूं ये वाला, मैंने एग्जामिनेशन में ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया आपको। तो इस मॉलिक्यूल में देखो बेटा, अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, अंदर रिंग नहीं है, रिंग नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा जरूर दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन छिपा हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्लोरीन की वैलेंसी जो है 4 है, तो यहां पर Cl और H आएगा। H दिखा नहीं रखा एग्जामिनर ने, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है। वैलेंसी पता है कार्बन की 4 होती है या नहीं होती है। यहाँ अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ अंदर सर्किल में डबल बॉन्ड था, रिंग था,
इसके अंदर रिंग नहीं है, तो रिंग नहीं है तो ये एंगल बताओ क्या 80 डिग्री हो सकता है क्या? 180 डिग्री सीएल सीएल नो सर। कभी भी नहीं हो सकते। sp3 हाइब्रिडाइज जा रहा है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, उसमें एंगल 109 डिग्री के आसपास जाते हैं 28 मिनट। तो एंगल 180 डिग्री नहीं है तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेगा, बिकॉज एंगल नॉट कौन सी डिग्री 180 नहीं है। मैथमेटिक्स ये कहती है जब वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तभी कैंसिल हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कभी भी जीरो डायपोल मोमेंट नहीं रखेगा। अगर म्यू जीरो नहीं आएगा तो इसका मॉलिक्यूल देखने में एक जैसा लग रहा था लेकिन एक जैसा है ही नहीं, शेप ने बता दिया कि ये मॉलिक्यूल जो आपका है, ये मॉलिक्यूल जो मैंने इधर लिखा है, ये मॉलिक्यूल आपका नॉन, ये मॉलिक्यूल आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, डायपोल मोमेंट आएगा इसका, इस मॉलिक्यूल को आप पोलर मॉलिक्यूल बोलो। तो एक एक केमिस्ट्री में एक एक केमिकल का जितना आपका कमांड होता जाएगा स्ट्रक्चर पर, उतने आपके ये क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट होते हैं। और यही क्वेश्चन वो है जो कंपटीशन में आपको विन करवाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई याद कर लेगा, जो सिंपल चीजें हैं वो तो कोई भी कर लेगा। जैसे ये एग्जांपल दे दिया CN CN, तब आप मॉलिक्यूल को ओपन करके देखो, ये C, N का मतलब ट्रिपल बॉन्ड N, तो ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये 180 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, कार्बन sp। इधर भी देखो S ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी sp हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया, अंदर भी रिंग है, अंदर भी बेंजीन रिंग है, तो इस केस के अंदर इसका मतलब यहां से आंसर नहीं मिला, आंसर यहां से मिलेगा। एक एक एटम को ओपन करके स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो जो इधर से वेक्टर आएगा और जो इधर से वेक्टर आएगा 180 डिग्री है, तो इसका मतलब म्यू वन म्यू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू कैंसिल आउट हो गया, तो नेट म्यू जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो आपका मिला ये कैंसिल आउट हो रहा है, पोलरिटी नहीं आ रही, नॉन पोलर हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। लेकिन इसकी बजाय मैंने ये रख दिया, CN की बजाय मैंने OH लगा दिया बेटा, OH। मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया OH, ये एग्जांपल दे दिया OH। तो ये OH है तो इसकी रियल स्ट्रक्चर देखोगे तो कभी भी 180 डिग्री एंगल बनेंगे नहीं O और H के बीच में। वाटर का केस किया है, बेंड शेप होती है, O के साथ H ऐसे जाता है, ऐसे, या लोन पेयर होते हैं, तो ये एंगल कभी भी कितने डिग्री नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि यहां से मुड़ जाएंगे एंगल ऐसे, तो ये एंगल कभी भी नॉट 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री पर नहीं जाएंगे तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो म्यू जीरो हो ही नहीं सकता, नॉट जीरो। अगर म्यू नॉट जीरो आता है तो पोलर मॉलिक्यूल आता है, तो फिनोल का मॉलिक्यूल पोलर आएगा। एक एक मॉलिक्यूल पे वर्क करो, खूब मेहनत करो, एक एक मॉलिक्यूल पे उसकी बॉन्डिंग सोचो, ओपन करके सोचो, एग्जामिनर जैसे देता है वैसे नहीं, आप अपने दिमाग से सोचो कि एक एक एटम है वो कहां प्रेजेंट हो रहा है। देखने में ये और ये एग्जांपल एक जैसे से लग रहे थे, लग रहा था यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, लग रहा था यहाँ भी CN है, यहाँ भी CN है। जब बॉन्डिंग ओपन की तब पता लगा आपको कि यहाँ तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, 180 डिग्री एंगल आ ही नहीं रहा है। अगर आपने तो बस एक की पॉइंट है आपके पास, आप 80 डिग्री एंगल आता है, तो 180 डिग्री एंगल अगर आपके पास आता है और दोनों एक जैसे एटम होते हैं, तभी आपने बताना है कि ये डायपोल मोमेंट आपका जो है वो कैंसिल आउट करेगा। सपोज ये मैंने दे दिया Cl और Br, जल्दी सी बताओ पोलर होगा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर, क्यों नॉन पोलर होगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है दोनों की। तो नॉन पोलर नहीं होगा बेटा, पोलर होगा ये। कई बच्चे तो पोलर और नॉन पोलर में ही घूम जाते हैं। डायपोल मोमेंट इसका आएगा, 180 डिग्री जरूर है, लेकिन 180 डिग्री जो है वो इधर Cl बॉन्ड है,
इधर Br बॉन्ड है, एंगल 180 डिग्री है, लेकिन फिर भी ये Cl है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, दोनों का डायपोल मोमेंट एक नहीं हो सकता। तो ये μ1 है तो ये μ2 आएगा, तो μ1 नॉट इक्वल टू μ2, तो म्यू नेट बनेगा कुछ ना कुछ, नॉट इक्वल टू जीरो। जब जीरो नहीं आएगा तो ये मोलिक्यूल पोलर हो जाएगा। म्यू जीरो होता है तो नॉन पोलर होता है, कई तो यहीं उलझ जाते हैं बच्चे। म्यू जीरो होता है पोलर, जो है आपका म्यू जीरो है तो क्या आएगा आपका नॉन पोलर, और म्यू नहीं है जीरो तब पोलर होगा आपका। तो आपको मैंने बोला कि 180 डिग्री एंगल पर सेम ग्रुप देखने हैं, 180 डिग्री एंगल पर सेम ग्रुप आ रहे हैं, देन इसका मतलब आपका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, मतलब वो आपका म्यू जीरो आएगा नेट, और वो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा। मैथमेटिकल बात है, हर एक वर्ड पर लेटर पर ध्यान दो तो सारी चीजें क्लियर हैं। हिसाब किताब वाली बात है, उसके लिए तो सब क्लियर है, जिसको ये बात चीज क्लियर नहीं आएगी उसके लिए प्रॉब्लम आएगा। एक और कंफ्यूजन होता है, एक वर्ड होता है पोलर और प्लेनर, तो डिफरेंस बिटवीन पोलर और प्लेनर अच्छी तरह से कर लेना। पोलर एंड प्लेनर, पोलर का मतलब होता है जिसका डायपोल मोमेंट होता है, जिसका डायपोल मोमेंट होता है वो पोलर, और प्लेनर का मतलब होता है सारे एटम, ऑल एटम ऑन द सेम प्लेन। ये शेप से रिलेटेड चीज है। प्लेनर इज द डिफरेंट थिंग, पोलर इज द डिफरेंट थिंग। एज एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया BF3, ये एग्जांपल दिया, तो BF3 में आपने बनाया, शेप बनाया BFFF, आपने कहा सर BF3 है BFF है, तो एक बोरोन एटम में तो ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप है, तो जो बोर्ड पर आपको यहाँ जैसा आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो सारे एंगल के बीच 120 डिग्री एंगल है, और सारे एक ही प्लेन में हैं, सारे एक प्लेन में हैं, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऑल एटम ऑन द सेम प्लेन, तो ये मॉलिक्यूल होगा प्लेनर, ये प्लेनर है। और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, इसका म्यू जीरो आएगा, कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब साथ में ये प्लेनर है लेकिन नॉन पोलर है, पोलरिटी नहीं है इसमें, नॉन पोलर। तो BF3 मॉलिक्यूल प्लेनर बट नॉन पोलर है। पोलर का मतलब डायपोल मोमेंट, यू हैव टू चेक डायपोल मोमेंट, और प्लेनर का मतलब है यू हैव टू चेक शेप्स, ऑल एटम ऑन द सेम प्लेन और नॉट। जैसे ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल सोल्व करके बताओ मुझे। एग्जांपल CH4, बताओ कैसा कैसा होगा। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, छू दिया। इन पे टिक करो, CH4 के लिए क्या क्या आएगा इन 4 पोजीशन में से। सर ये नॉन पोलर होगा और नॉन प्लेनर भी। नॉन पोलर होगा और नॉन प्लेनर भी। यस सर। नॉन पोलर बिल्कुल सही आंसर है आपका, नॉन पोलर भी होगा, नॉन प्लेनर। बिकॉज मैं पहले तो मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो स्ट्रक्चर करूंगा तो CH का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, वो तो ऐसे आता है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इसमें तो एक प्लेन में सारे एटम हो ही नहीं सकते। एक एटम में कितने एक प्लेन में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं CH4 में बेटा? सर 2। 3। कार्बन क्यों भूल गए? कार्बन भी तो बोर्ड पे ही है। हाँ जी। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओनली मैक्सिमम 3 एटम आर इन सेम प्लेन। सारे एटम सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल जो हो गया नॉन प्लेनर आ गया।
एक प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनर है मॉलिक्यूल। दूसरी बात, कार्बन पर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम है, तो फिर तो क्लियर है कि म्यू तो जीरो आएगा। जब म्यू जीरो आता है तो इसका मतलब वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर। तो डायपोल मोमेंट भी नहीं है इसका, और एक प्लेन में भी सारे मॉलिक्यूल नहीं है। डायपोल मोमेंट भी नहीं और सेम प्लेन के अंदर भी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस करते रहे आप। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, PCl3F2, इसमें निकालो प्लेनरिटी भी और पोलरिटी भी चेक करो। PCl3F2, निकालो बेटा, PCl3F2 में प्लेनरिटी भी निकालो और पोलरिटी भी चेक करो कि पोलर है, नॉन पोलर है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। क्या आंसर दोगे इसका? So non-polar and सर ये भी नॉन पोलर एंड नॉन प्लेनर। नॉन पोलर एंड नॉन प्लेनर। यस सर। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हैलोजन एटम 3a 2a 5/2 5 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, और 5 के 5 बॉन्ड बनाने जिसमें 3 Cl हैं जो लार्ज हैं, 2 फ्लोरीन है। तो लार्ज वालों को आपने प्रेफरेंसली जो रखना है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। तो आप इक्वेटोरियल पर रखोगे तो PCl3 पहले इक्वेटोरियल पर रखो तो Cl सीधे चले गए और फिर इधर F आ गई। अब मैं इसमें ये देखता हूं कि जो पहले शेप के हिसाब से देखते हैं, तो शेप तो क्लियर ही पता लग रही है कि भाई जो F ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड हैं ये तो आगे पीछे चले गए, ये बॉन्ड ऊपर आ गया, ये बॉन्ड फ्लोरीन नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये प्लेनर तो हो ही नहीं सकता। TBP प्लेनर कैसे हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड जिसमें पिरामिड बन रहे हैं वो कैसे प्लेनर हो जाएगा? इसका मतलब ये आ गया आपका नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर हो गया। अब देखना है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखो, इधर वाला जो है इस वाले से कैंसिल हो जाएगा और इधर वाला जो है इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री पर। तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो आ रहा है, ऊपर एग्जांपल भी किया है। तो ये भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं आ रहा है तो पोलरिटी है नहीं, तो मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। तो नॉन प्लेनर आएगा, नॉन पोलर आएगा, नॉन प्लेनर, नॉन पोलर। XCF4 बताओ, XCF4 निकालो। कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है ये, इसीलिए प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं मैं इसकी। XCF4, XEF4। अब इसके लिए सबसे जरूरी है, पहले जो पिछले वाले टॉपिक हैं शेप क्लियर होना चाहिए। शेप क्लियर होगा तभी बना पाओगे। ये शेप बनाया था हमने XCF4 का। सर ये भी सेम ही है, नॉन पोलर नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर कैसे हो गया बेटा? XE में सारे के सारे फ्लोरीन तो बोर्ड के ऊपर ही आ रहे हैं, अब और बिलो में तो बॉन्ड ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर है, इसका नाम ही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है, स्क्वायर प्लेनर। सर ये नॉन तो आ गया प्लेनर। सर और हाँ बोलो। नॉन पेयर की डायरेक्शन में देखी जाएगी। लोन पेयर बॉन्ड नहीं है बेटा, लोन पेयर की डायरेक्शन थोड़ी देखोगे, वो तो ओके सर। मोमेंट देखते हो, बॉन्ड मोमेंट देखोगे। तो ये मॉलिक्यूल हो गया प्लेनर, मॉलिक्यूल बॉन्ड से देखा जाता है, शेप से प्लेनर। और डाइपोल मोमेंट सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के तो म्यू जीरो आ रहा है।
म्यू 0 आ रहा है तो नॉन प्लेनर, नॉन पोलर, नॉन पोलर है लेकिन मोलिक्यूल प्लेनर है, नॉन पोलर बट प्लेनर। और लास्ट में एक ये बता दो मुझे, PCl2F3, इसका बनाओ, PCl2F3। So polar and non-planar. पोलर और नॉन प्लेनर, बिल्कुल ठीक है बेटा। बिकॉज अब की बार जो है डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि Cl दो ही आ पाएंगे इधर, और एक फ्लोरीन रह जाएगा, इधर भी एक फ्लोरीन रह जाएगा, एक फ्लोरीन रह जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर और नीचे वाला, लेकिन ये वाला इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वाला। तो इसका मतलब कि बार डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो पोलर आ गया, ये मोलिक्यूल पोलर है। हाँ, बाकी बॉन्ड ऊपर नीचे भी जाएंगे, ये अबो और बिलो है, तो नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं है लेकिन पोलर है। अमोनिया बताओ, अमोनिया NH3 मोलिक्यूल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं लास्ट में, NH3 मोलिक्यूल बता दो क्या होगा। NH3 what about the NH3 molecule? शेप NH3, तो पिरामिड, पिरामिड कभी एक प्लेन में हो ही नहीं सकता, Non-planar. NH3। तो बिकॉज इसका सही स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड आपकी साइड, एक बॉन्ड पीछे से ट्राइपोड होता है ऐसे, और एक लोन पेयर है, तो प्लेनर तो हुआ नहीं, तभी तो इसका नाम पिरामिडल शेप है। पिरामिडल, जहां भी पिरामिड वर्ड आ जाएगा वो प्लेनर हो ही नहीं सकता, नॉन प्लेनर, प्लेन नहीं है, एक प्लेन में नहीं है सारे एटम, नॉन प्लेनर। बट डायपोल मोमेंट इसका आता है म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो पोलर, तो पोलर मोलिक्यूल होगा लेकिन नॉन प्लेनर होगा। देखो क्लास टू क्लास में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं उस तरीके से कराता जा रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया, बॉन्ड ऑर्डर दो चीजों से निकालना सीखा आपने, MOT और रेजोनेंस। एग्जामिनेशन में इन दो चीजों से बॉन्ड ऑर्डर निकालने आएंगे। आज मैंने आपको पोलैरिटी और प्लेनरिटी सिखाई है कि पोलैरिटी कैसे देखते हो, डायपोल मोमेंट से देखते हो पोलैरिटी, और प्लेनरिटी शेप बना के देखते हो बॉन्ड सारे एक ही प्लेन में है या नहीं है, इसको प्लेनरिटी बोलते हैं। क्लियर? यहां तक Yes, sir. अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी मैं क्लास ऑफ कर Sir, रहा हूं एक तो। question DPP हाँ, में था. DPP बेटा नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करूंगा, पर बोलो क्या था। सर उसमें था कि इंक्रीजिंग मतलब बॉन्डिंग थी, एंटी बॉन्डिंग शेल्स, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा सिग्मा एस था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस था, बीच तो में सिंपली ये क्या करो, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो सिग्मा और सिग्मा स्टार, हाँ, ठीक है, उसके बाद सर नॉन पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार ये लिखा करो, और बीच में नॉन बॉन्डिंग दे दिया करो, क्योंकि जो बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऐसे नहीं करेंगे अपने, तब उसमें क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अभी एनर्जी ऑर्डर है ना ये, तो सिग्मा और सिग्मा स्टार का तो पढ़ते ही हो आप, हाँ यस पाई और पाई स्टार का भी पढ़ते हो, तो नॉन बॉन्डिंग को मिडिल में दे दिया करो। इसमें कुछ और मुझे याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। चलो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ना मैं DPP, तो उसमें पूछ लेना आप। सर हाँ सर एक O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? O2 नेगेटिव के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? सर 14। 14 कहाँ है बेटा, 17 चले गए, कहाँ घूम रहे हो 14? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 टू 16 और 1 17, तो 17 में क्या आएगा? 17 में देखो क्या आएगा, O2 2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इससे इजी और क्या हो सकता है? 3, ठीक है सर, ठीक 0.5, 2, 1.5, 1, ठीक है ना? हाँ जी सर। सर यही वाला जो आपने अभी केस बताया सर, नाइट्रोजन में आपने बताया था कि चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो कम करते हैं, बट O2 में हम लोग इधर साइड बढ़ा रहे हैं और इधर साइड कम कर रहे हैं। नहीं, हम तो 14 इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से जिस तरफ भी जाओगे, चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, 0.5 कम होगा। हम तो 14 इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ O2 2 पॉजिटिव में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 2 पॉजिटिव से देख रहा हूं मैं।
वहां पर N2 में मिडिल वाले में होता है, इसलिए दोनों साइड जाते हो आप। यस सर, ठीक है, यस सर। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं, अभी देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।